अरे बच्चों, इस धमाकेदार सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी का जबरदस्त तरीके से स्वागत है। सर्वप्रथम मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद आपके परीक्षा के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा आपसे वादा रहा कि आपके कक्षा 10वीं विज्ञान का जबरदस्त तरीके से हमें तैयारी करानी है और टोटल आपके कक्षा विज्ञान में 18 चैप्टर होते हैं। उन 18 चैप्टर की 18 वीडियो हमारे धमाकेदार सीरीज के अंतर्गत आएगी, जिसके अंतर्गत सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का आपको रिवीजन कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो उस धमाकेदार सीरीज में हम बात करेंगे आपके चैप्टर 2 के बारे में, जो कि आपका है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो आपका जो अम्ल, क्षार एवं लवण है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हम इस धमाकेदार सीरीज के अंतर्गत सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यह सीरीज आपके लिए बिल्कुल रामबाण, आपके 2022-23 की परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण होने वाला है। तो आप इसे देखना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और यह जो आपका सीरीज है, इस सीरीज का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे आपकी जो भी परेशानी रहेगी मुझसे आपकी फेस टू फेस बिल्कुल बात हो जाएगी और आपकी परेशानी, आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन किया जाएगा। तो आइए बिना देरी के अब हमारे दमदार सेशन की, धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आपके सेशन का सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। जो भी विकल्प इसमें आपका सही होगा, उस सही विकल्प को आपको क्या करना है, चुनना है। आइए देखते हैं। पहला इसका सवाल नंबर 1 कह रहा है कि नींबू के रस में होंगे। देखिए, आप सब जैसा कि जानते हैं कि नींबू कैसा होता है। नींबू आपका एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। अभी आगे बताएंगे कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो यह एक प्रकार का अम्ल होता है जिसका पीएच कितना होता है, 2.2 से लेकर के 2.4 के बीच में होता है। यानी यह एक क्या है, अम्लीय है। और आप सब जानते हैं, हमने वीडियो लेक्चर में आपको बताया भी था कि जो आपका अम्ल होते हैं उसमें आपके H प्लस आयन भी होते हैं, H प्लस आयन भी होते हैं और OH माइनस, यानी प्लस और माइनस दोनों आयन उसमें उपस्थित होते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि जैसे, आइए बारी बारी से विकल्प पे चलते हैं। इसका जो लास्ट विकल्प है वह कह रहा है कि केवल H आयन होते हैं। तो हमने अभी अभी बताया कि कौन कौन से आयन होते हैं, उसमें प्लस आयन भी होते हैं और माइनस आयन भी होते हैं, यानी प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो केवल वाला यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और H प्लस आयन तथा OH आयन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर बराबर की बात करें तो बराबर तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अगर इक्वल हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो विलयन कैसा आपका हो जाएगा, उदासीन विलयन हो जाएगा। कैसा विलयन हो जाएगा आपका, विलयन उदासीन हो जाएगा। तो बराबर होगा नहीं, तो विकल्प नंबर 2 भी कट जा रहा है आपका। अगला कह रहा है कि H प्लस आयन कम। तीसरा नंबर कह रहा है कि H प्लस आयन कम और OH माइनस आयन क्या होते हैं, अधिक होते हैं। देखिए, एक चीज आप ध्यान दे लीजिए कि अगर कोई अम्ल है तो उसमें H प्लस आयन की अधिकता होगी, और कोई अगर क्षार है तो उसमें क्या होगी, OH माइनस आयन की, यानी कि उसमें क्षार में माइनस आयन की अधिकता होगी और अम्ल में क्या होगी, आपकी प्लस आयन की अधिकता होगी। तो इसमें कह रहा है कि प्लस आयन कम है तो अम्ल है। नींबू आप जानते हैं कि अम्ल है, और अम्ल क्या होता है, अम्ल में कौन से आयन उपस्थित अधिक मात्रा में होते हैं, प्लस आयन उपस्थित होते हैं। तो बी भी आपका गलत हो जाएगा। आपका एकदम राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि H प्लस आयन अधिक। भाई अम्ल है तो इसलिए उसमें H प्लस आयन की अधिकता होगी, प्लस आयन अधिक होंगे, क्योंकि अम्ल में क्या होते हैं, प्लस आयन अधिक होते हैं। और OH माइनस आयन क्या होंगे, उसमें कम होंगे, लेकिन होंगे दोनों। तो इसलिए आपका एकदम राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए चलते हैं इस सेशन के सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि जब हम किसी धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो बनता है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। हम के जगह पे आप लिख लीजिएगा यहाँ पे क्या, अम्ल। हम के जगह पे क्या लिख लेंगे आप, अम्ल। तो अगर यहाँ पे अम्ल लिख करके तब अब आइए पढ़िए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के
साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? देखिए धातु कार्बोनेट करें तो धातु कार्बोनेट जैसे आपका एक क्या है, सोडियम एक प्रकार का धातु है और इसके साथ अगर Na2CO3 अगर लग जाए तो यह क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। अब कह रहा है कि यह जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल को ले लेते हैं क्या? HCl को। तो जो इसमें से Na है वह किसके साथ जाएगा? Cl के साथ जाकर के लवण बना लेगा। क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। अब इसके पास H भी है और पर्याप्त मात्रा में O भी है तो आपका जल भी इसमें आपका बनेगा ही बनेगा। और दूसरी चीज कि इसमें देखिए C और O भी है तो CO से आपका क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। तो क्या क्या बना इसमें? आपका NaCl यानी कि लवण बना, H2O यानी कि आपका क्या बना? जल बना, और CO2 यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं विकल्प नंबर किसमें है। तो ये लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड विकल्प नंबर आपके ब में है, इसलिए विकल्प नंबर ब आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आइए चलते हैं सवाल नंबर 3 पर, पार्ट नंबर 3 पर। तो जो इसका पार्ट नंबर 3 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रबल अम्ल नहीं है। दो चीजें इसमें ध्यान देनी है, एक तो कह रहा है क्या? प्रबल अम्ल, और दूसरी चीजें कह रहा है कि नहीं है, यानी कि इसमें निगेटिव आपको देखना है कि कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपका अम्ल या क्षार चाहे कुछ भी हो उसमें प्लस H+ आयन और OH- दोनों आयन उपस्थित होते हैं। ठीक बात। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें H+ आयन की और OH- आयन की तो इसमें दो कंडीशन बनता है। एक कंडीशन क्या बनता है कि विलयन को अगर हम उसमें जलीय विलयन बनाएं यानी जल में उसको घोलें तो एक तो होगा कि उसमें H+ जो आयन होंगे आसानी से उसमें क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे, जल्दी से एकदम क्रियाशीलता के साथ निकल जाएंगे। H+ आयन अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा। और एक में ऐसा होगा कि यह आसानी से नहीं निकल पाएगा, पूरी तरह से नहीं निकल पाएगा, आंशिक रूप से निकलेगा। तो जिसमें आंशिक रूप से निकले, यह पूरी तरह से आयनों में ना टूट पाए, वह क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल कहलाता है। और जो पूरी तरह से टूट जाए वह क्या कहलाता है? आपका प्रबल अम्ल कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अम्ल है जो जल्दी से नहीं आयनों में विभक्त होगा। तो HCl जो आपका है, H अलग हो जाता है तुरंत और Cl अलग हो जाता है, तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल होगा ही नहीं। अब अगला है आपका HNO3। तो HNO3 भी एक क्या है? HNO3 भी आपका क्या है? एक प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल नहीं है। और यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो अगर अगले क्रम में अगर हम बात करें किसकी? CH3CH3COOH की। तो अगर देखने में ही इतना लंबा लग रहा है, अगर इसको हम इसके आयनों में तोड़े तो पहले तो इसका CH3 अलग होगा, फिर से इसका कौन सा अलग होगा? COOH। यानी जब इसको हम जलीय विलयन में घोलेंगे तो सबसे पहले इसका ये वाला पार्ट अलग होगा, फिर ये वाला पार्ट अलग होगा। अब इसमें देखिए H+ आयन यहाँ पर है और OH- आयन यहाँ पर है। अब इन दोनों को अलग होने के लिए, इनको फिर से एक बार टूटना पड़ेगा। यानी कि आप ये देख ले रहे हैं कि इसकी जो प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है, कैसी दिखाई दे रही है? लंबी प्रक्रिया दिखाई दे रही है, यानी आसानी पूर्वक अलग नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आपका एकदम राइट जवाब जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर श हो जाएगा। अगले क्रम में जो विकल्प इसका दिया हुआ है H2SO4, यह भी एक आपका क्या है? प्रबल अम्ल ही होता है। अब अगले क्रम में देखें हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। तो इसका पार्ट 4 क्या है? कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। देखिए पीएच मान जो 7 होता है, 7 से अगर कम है, पीएच मान अगर 7 से कम है तो वह विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। वह विलयन कैसा होगा? आपका अम्लीय होगा। और अगर 7 से अधिक है तो वह विलयन आपका कैसा होगा? क्षारीय विलयन होगा। और 7 से कम है तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। लेकिन अगर 7 ही हो, 7 से ना तो कम और ना ही अधिक, तब विलयन आपका कैसा हो जाएगा?
उदासीन विलयन हो जाएगा। तो इसका जो राइट जवाब होगा वह क्या हो जाएगा आपका द नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका उदासीन विलयन का पीएच 7 हो जाएगा। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं। बोल रहा है कि सकीना के पेट में अम्लता के कारण जलन होने पर देखिए एक बात याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं। जो आपके अम्ल और क्षार जो हैं एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, एकदम भिन्न होते हैं। तो अम्ल क्या करेगा क्षार के प्रभाव को खत्म कर देगा और क्षार क्या करेगा अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा। तो अम्ल अगर उसमें बढ़ गया है तो हमें उसे क्या देना चाहिए क्षार देना चाहिए। अब इसमें बात ये आती है कि हम उसको प्रबल क्षार दें या फिर हम उसको क्या करें दुर्बल क्षार दें। अम्ल तो देंगे नहीं क्योंकि अम्ल की मात्रा ऑलरेडी बढ़ी है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। या हम उसको प्रबल क्षार दें कि दुर्बल क्षार दें। तो देखिए प्रबल क्षार जो होते हैं ना अत्यधिक आयनित होते हैं, वो तुरंत आयनों में टूट जाते हैं जो कि हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमें जो सकीना को देना चाहिए उसके आराम के लिए हमें क्या देना चाहिए सकीना को हमें दुर्बल क्षार देना चाहिए, तब जाकर के उसके पेट में राहत मिलेगी। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 6 है। 6 कह रहा है कि दंत क्षय का कारण है लार का पीएच। देखिए दंत क्षय यानी कि दांत का क्षरण होना। अम्ल एक ऐसा चीज है ना कि वह कुछ भी अगर अम्ल के संपर्क में आएगा तो वह उसको क्रिया करके उसे हानि ही पहुंचाता है। तो हमारे दांत को भी क्या करता है हानि पहुंचाता है। अब यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, यहाँ पे बात कर रहा है पीएच की। यहाँ पे बात कर रहा है पीएच की। तो पीएच दांत का पीएच लार का पीएच क्या हो जाएगा अगर एकदम कम हो जाएगा यानी कि बहुत ज्यादा लार आपका अम्लीय हो जाएगा तो आपका दांत क्षरण होना शुरू हो जाएगा। तो अब आइए देख लेते हैं कि इन चारों विकल्प में सबसे कम वाला विकल्प कौन है। तो सबसे कम वाला विकल्प कौन सा है स वाला है, और जो कि कितना है 5.5 से कम हो जाना। तो अगर 5.5 से अगर कम हो जाता है आपके लार का पीएच तो होता यह है कि आपके लार के अंदर बहुत अम्लीयता आ जाती है जिससे दांतों का क्या होने लगता है क्षरण होने लगता है। अगले क्रम में बोल रहा है कि किस लवण की प्रकृति अम्लीय है। देखिए KNO4 यह तो आपका एक अम्ल ही है, लवण है नहीं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम मुख्य लवण जो है आपका NaCl और NH4Cl है। तो NaCl तो आपका पूर्णतः क्या है उदासीन है। तो इसकी तो ये तो आपका बिल्कुल ये आपका जो NaCl है वह उदासीन है, इसलिए NaCl आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका NH4Cl आपका राइट जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर श। अब अगला कह रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें फार्मिक अम्ल की, अगर हम बात करें किसकी फार्मिक अम्ल की, तो फार्मिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है चींटी के डंक में। चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और अगर हम बात कर दें किसकी टार्टरिक अम्ल की, तो टार्टरिक अम्ल की अगर बात करें तो यह टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, यह पाया जाता है इमली में। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है इमली में। अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है किसमें सिरका में। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है सिरका में। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलें और बकायदे नोट्स बनाते चलें, यह आपको बहुत काम आने वाली है। यह आपके परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी। और जो आपके टमाटर में कौन सा अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होगा टमाटर में। तो आपका विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ब आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 8वां का। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो जो आपका प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 में आपको खाली जगह भरना है। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 1 है। कह रहा है कि वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम होने पर उसे क्या कहते हैं। अब आइए देखते हैं 5.6 यानी 7 से क्या है कम है। अब 7 से कम है तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा आपका अम्ल होगा। अब जब ये 5 से भी कम अगर हो जाएगा वर्षा के जल का पीएच तो वहां पे क्या वर्षा को हम क्या कहेंगे, वर्षा को हम कहेंगे अम्लीय वर्षा। क्या कहेंगे अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो यहाँ पे जो आपका विकल्प हो जाएगा इसमें जो भरा जाएगा वह क्या भरा जाएगा आपका अम्लीय वर्षा भरा जाएगा। अगले क्रम में इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है आइए देखते हैं।
दूसरा पार्ट आपका कह रहा है कि सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाने पर प्राप्त गैस की प्रकृति होती है। सल्फर यानी कि एस को जब वायु की उपस्थिति O2 की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनता है आपका SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है यह कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो जो यहाँ पर आप भर लेंगे, यहाँ पे आप क्या भर देंगे, अम्लीय भर लेंगे। तो दूसरे का आपका अम्लीय हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न इसका तीसरा पार्ट कह रहा है रुधिर का पीएच। तो आइए थोड़ा सा पीएच के बारे में भी हम चर्चा कर लें। अगर हम बात करें किसकी, जल की, तो जल का जो पीएच होता है कितना होता है, 7 होता है। अगर हम बात करें किसकी, दूध की, तो दूध का जो पीएच होता है कितना होता है, 6.4 होता है। अगर हम बात करें किसकी, सिरका की, तो जो सिरका का पीएच होता है आपका कितना होता है, 3 होता है। अगर हम बात करें किसके, मानव रक्त की, यानी कि रुधिर की, मानव रक्त की अगर बात करें तो रक्त का जो पीएच होता है कितना होता है, 7.4 होता है। तो यहाँ पे आपका रुधिर का पीएच यहाँ पे कितना भर लेंगे आप, 7.4 भर लेंगे। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलें, नोट्स भी बनाते चलें और रिवीजन भी करते रहें। अगला है आपका चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि NH4 और NO3। देखिए जो आपका NH4 है, NH4 आपका क्या है, एक प्रकार का क्षार है। NH4 क्या है आपका, एक प्रकार का क्षार है। और जो NO3 है यह क्या है आपका, अम्ल है। तो इसमें आपको दो विकल्प दिया है, दो ऑप्शन दिया है भरने के लिए। पहला कह रहा है कि अम्लीय मूलक और दूसरा कह रहा है क्षारीय मूलक। तो जो अम्लीय मूलक है वह क्या हो जाएगा आपका, NO3 हो जाएगा। और जो क्षारीय मूलक है वह क्या हो जाएगा आपका, NH4। तो अम्लीय मूलक यानी कि यहाँ पे आप भर लेंगे क्या, NO3। और यहाँ पे क्षारीय मूलक क्या भर लेंगे आप, NH4 को भर लेंगे। तो और इसका जो पांचवा पार्ट है, पांचवा पार्ट क्या क्या कह रहा है कि अम्ल एवं क्षार के मध्य होने वाली क्रिया, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली क्रिया कहलाती है अम्ल क्षार अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अम्ल क्षार अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे आप भर लेंगे अम्ल क्षार अभिक्रिया। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में, जिसे आपको सही जोड़े में मिलान करना है तीसरा प्रश्न का। तो आइए देखते हैं इमली। जैसा कि हमने आपको बताया कि इमली में कौन सा अम्ल होता है आपका, टार्टरिक अम्ल होता है। सेब की अगर हम बात करें तो सेब में आपके आपके सेब में कौन सा अम्ल होता है, सेब में आपके होता है मैलिक अम्ल। तो इमली आपका हो जाएगा क्या, टार्टरिक अम्ल। और सेब में आपका हो जाएगा क्या, मैलिक अम्ल। और सिरका हमने बताया क्या कि एसिटिक अम्ल होता है। और जो टमाटर आपका होता है उसमें क्या होता है आपका, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से आप तीसरे के उत्तर को हल कर सकते हैं। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं आपके जो लिए गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं और इनका उत्तर धीरे धीरे करते हैं आपके साथ साथ। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल को समझाइए। अभी अभी ही हमने इसके बारे में चर्चा किया था। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी परिभाषा। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घोले जाने पर H+ आयन तथा ऋणायनों में पूर्णतया क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो पूरी तरह से आपके H+ आयन, पूरी तरह से H+ आयन और OH- आयन यानी प्लस और माइनस दोनों में जो पूरी तरह से टूट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके किसके एग्जाम्पल की, अगर इसके हम बात करें किसकी एग्जाम्पल की, तो जैसे HCl हो गया, प्रबल अम्ल क्या है आपका, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। तो यह आपके प्रबल अम्ल है। अब अगर हम बात करें किसकी, दुर्बल अम्ल की, तो वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर ऋणायन आंशिक रूप से विभाजित नहीं हो पाते, वियोजित नहीं हो पाते। जैसे OH- आयन जो है यह आंशिक रूप से ही विभाजित हो पाते हैं, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाते। जैसे आपका जो COOH है यह पूरी तरह से विभाजित OH अलग नहीं हो पा रहा है, इसमें OH इसी में जुड़ा हुआ है। तो जो आंशिक रूप से केवल विभाजित होते हैं, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाते, वे क्या कहलाते हैं, आपके दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3 COOH और
H2CO दुर्बल अम्ल है। तो इस प्रकार से हम चौथे प्रश्न को समझ सकते हैं। अगला पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम बताइए। देखिए इमली आपका क्या है, भोज्य पदार्थ। टमाटर क्या है, भोज्य पदार्थ। सिरका क्या है, भोज्य पदार्थ। तो जो भी इनमें अम्ल पाए जाते हैं उनको आप लिख देंगे, आपका उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसकी चर्चा हमने कर लिया है। अगले क्रम में मस्त सवाल है, देखिए कह रहा है कि ताजे दूध का पीएच कितना होता है, 6 होता है, और उसके बाद दही जमने पर क्या हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे होता यह है कि दूध में उपस्थित होता है शर्करा और शर्करा में उपस्थित होता है लैक्टोज। अब जब दही जमता है तो यही लैक्टोज किसमें बदल जाता है, आपके लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और दूध का पीएच जो है, अब बात इसमें आ गई किसकी, अम्ल की, तो पीएच क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अम्ल का जो पीएच होता है क्या होता है, कम होता है। तो अम्ल की बात आ गई, लैक्टोज शर्करा जो था वह अम्ल में बदल गया, यानी उसका पीएच क्या हो गया, कम होने लगा, घटने लगा, इसलिए 6 से क्या हो जाएगा, कम। आइए उत्तर को पढ़ते हैं। उत्तर को पढ़िएगा, कह क्या रहा है, उत्तर कह रहा है आपका कि ताजा दूध से दही बनता है, दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, अतः दूध का पीएच 6 है, दही बनने पर पीएच अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दही का पीएच 6 से क्या होता है, आपका कम होता है। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर को लिख सकते हैं। अब अगले देखते हैं सातवां। सातवां कह रहा है कि कोई 3 प्राकृतिक सूचक के नाम बताइए। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, सूचक की, कि आखिर सूचक आपके क्या हैं। तो सूचक वे हैं जो कि अम्ल एवं क्षार का पता लगाते हैं, वे बताते हैं कि यह अम्ल है कि क्षार है, क्या कहलाता है, आपका सूचक कहलाता है। आपने कभी देखा है कि जब आपके हाथ में हल्दी लगी हुई होती है और आप साबुन से जाकर के हाथ धुल देते हैं तो आपका हाथ क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप अपने घर में जाकर के आजमाइएगा कि हल्दी से अगर हाथ लगा होगा, हल्दी हाथ में, और उसी साबुन में जाकर धोएंगे तो हाथ आपका क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और अगर आपने इस चीज को आजमाया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि हाँ सर मैंने आजमाया है, ऐसा होता है। तो हल्दी जो है क्या बता देता, रंग बदल देता है। भाई साबुन आपका क्या है, एक क्षार है, और जब हल्दी क्षार के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, यानी अपना रंग बदल के बता देती है कि यहाँ पे क्षार है। तो जो सूचक क्या क्या काम करते हैं, अम्ल और क्षार का पता लगाने का कार्य करते हैं। तो एक आपका हल्दी हो गया, दूसरा आपका लिटमस हो गया, और गुड़हल की जो पंखुड़ियां होती हैं यह भी क्या करती हैं, सूचक की भांति कार्य करती हैं, यानी यह भी अम्ल और क्षार को पहचाना जा सकता है इनके भी माध्यम से। अगला है, पीतल व तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते। तो सुनिए, खट्टे पदार्थ में जो आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे पदार्थ में होता है क्या, अम्ल। और जो आपका पीतल व तांबा जो है, पीतल और तांबा क्या है आपका, धातु। पीतल और तांबा आपका क्या है, धातु है। और जब धातु प्लस अम्ल दोनों एक साथ क्या होगा, मिल जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, लवण। और आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये हमने थ्योरी क्लासेस में आपको सब बताया हुआ है कि ये जब आपस में मिलेगा, धातु की जब अम्लों के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन बनता है, जो कि लवण काफी खतरनाक हानिकारक होते हैं, जो कि पीतल और तांबे के बर्तन में, पीतल और तांबा एक प्रकार का धातु है, और जब अम्ल उसके साथ मिल जाएगा तो आपका लवण और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, जो कि काफी हानिकारक होगा, इसलिए उसमें नहीं रखा जाता। आइए उत्तर को पढ़िए कि खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है, बिल्कुल सही बात है। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बिल्कुल सही बात। हानि से बचने के लिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते हैं। तो बच्चों एक चीज मैं फिर से आपको बता दूं, इसका जो पीडीएफ है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा, आप टेलीग्राम चैनल पर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्रम में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट लगा करके लिख लीजिएगा, हर साल पूछता है, हर साल के पेपर में पूछता है, आज तक का बिल्कुल रिकॉर्ड है। तो आप आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है आपका, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बना देना तो क्या कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण। देखिएगा यहाँ पे आपका है HCl, HCl क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। NaOH आपका एक प्रकार का क्षार है, मिलके क्या बना रहा है, NaCl जो कि लवण है। H2O क्या है, जल है।
तो अम्ल और क्षार का मिलन हुआ, लवण और जल बना और यही अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अब अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखें, HCl क्या है? अम्ल है। KOH क्या है? क्षार है। KCl क्या है? लवण है। और H2O क्या है? जल है। तो अम्ल और क्षार आपस में क्या हो गए? मिले और लवण और जल इन्होंने बनाया। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर जो लवण और जल बनाते हैं उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए परिभाषा को पढ़िए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार एक साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करें तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10वां। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि घ्राण सूचक से आप क्या समझते हैं? अम्ल एवं क्षार की पहचान कैसे की जाती है? इससे देखिए, घ्राण का मतलब ही होता है क्या? गंध। घ्राण का मतलब क्या होता है? गंध। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अम्ल होता है, जो आपका अम्ल होता है वह कैसा, उसका गंध कैसा होता है? खट्टा। अम्ल जो होता है उसका गंध कैसा होता है? खट्टा। और जो आपका क्षार होता है, क्षार का गंध कैसा होता है? थोड़ा सा कड़वा होता है। तो जो घ्राण सूचक यानी कि घ्राण यानी कि सूंघ कर, घ्राण का मतलब गंध के द्वारा पता लगाने वाले जो सूचक होते हैं उन्हें हम घ्राण सूचक कहते हैं। तो घ्राण सूचक क्या है कि खट्टी गंध आए तो पदार्थ अम्ल, उत्तर को पढ़िएगा, खट्टी गंध आए तो पदार्थ को अम्ल और हल्का कड़वा गंध आए तो क्षारीय पदार्थ प्रदर्शित होता है। घ्राण गंध सूचक का उपयोग अम्ल क्षार की पहचान करना इससे संभव है। तो इस प्रकार से आप 10वां का उत्तर लिख सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 11 है कि क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं और यदि होते हैं तो विलयन क्षारीय क्यों होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विलयन में तो H+ आयन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि H+ आयन भी होते हैं और OH- आयन भी होते हैं। लेकिन H+ आयनों की सांद्रता, H+ आयनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। सॉरी, क्षार की बात कर रहा है ना। तो क्या क्षारीय विलयन में, तो क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं। तो अगर अम्लीय विलयन है तो उसमें H+ आयन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इनकी सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। और यदि विलयन आपका क्षारीय है तो उसमें OH- आयन ज्यादा होंगे। उसमें OH- आयन की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर क्षार की बात कर रही है तो क्षार में H+ आयन तो होते ही है लेकिन इनकी सांद्रता कम होती है, जिसके कारण ये पता नहीं चलता। और OH- आयन की सांद्रता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आइए उत्तर को पढ़िएगा। कह रहा है कि हाँ, क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, फिर भी क्षारीय होते हैं। फिर भी यह क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि OH- आयनों की सांद्रता H+ आयनों की सांद्रता से कहीं क्या है? अधिक है। एक विलयन उदासीन हो जाता है यदि दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाएं? समान हो जाएं। यदि आपका H+ आयन और OH- आयन दोनों की सांद्रता क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो वह विलयन कैसा हो जाता है? उदासीन। और अगर H+ की सांद्रता ज्यादा तो अम्लीय, OH- आयन की सांद्रता ज्यादा तो कैसा विलयन? क्षारीय विलयन हो जाता है। अगले क्रम में आइए देखते हैं सवाल नंबर 12। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण दीजिए। निम्नलिखित कुछ अभिक्रियाएं दिया हुआ है, उन अभिक्रियाओं का आपको रासायनिक समीकरण देना है। आइए देते हैं रासायनिक समीकरण। पहला कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल व दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी Zn और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, इनकी जब अभिक्रिया होती है तो बनता है आपका क्या? ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और बनता है आपका हाइड्रोजन गैस। तो एक लाइन में आप इसमें और जोड़ के लिख सकते हैं कि जिंक एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। और इस प्रकार से आप अभिक्रिया को दे देंगे। अब दूसरे पार्ट में इसमें क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं मैग्नीशियम पट्टी। तो आइए देखते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? HCl है। मैग्नीशियम की पट्टी यानी Mg है। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आपका बनता है MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, और बनता है आपका हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। तो जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ
मैग्नीशियम की पट्टी का जब अभिक्रिया होता है तो वहां पे क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या बनता है आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। अब अगर हम इसके तीसरे पार्ट की बात करें तो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम कार्बोनेट आपका Na2CO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका HCl, इन दोनों की जब आपस में क्या होती है अभिक्रिया तो आपका क्या बनता है NaCl यानी कि लवण जल और क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जब हम सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब। तो इन अभिक्रियाओं को याद रखिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभिक्रियाएं, आपको एकदम पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगी। तो अब आगे देखते हैं, आइए देखते हैं कुछ पदार्थों के पीएच दिए हुए हैं, आइए पीएच को देख लेते हैं। तो कह रहा है कि खाने का जो सोडा होता है उसका पीएच कितना होता है 8.2, नींबू का रस का पीएच होता है 2.2, सिरका का पीएच होता है 5.5 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो होता है उसका पीएच होता है 13। कुछ चीजें और बताते चलूं कि जैसे अगर हम किसको देखें शराब, तो जो शराब का पीएच होता है वह होता है 2.8 यानी अत्यधिक अम्लीय होता है, समझ जाइए। और जो मानव मूत्र होता है, मूत्र का पीएच जानते हैं कितना होता है 4.8 से 8.4 तक होता है, यानी अम्लीय भी होता है और आपका क्या होता है क्षारीय भी होता है। अगर हम जैसे कि बात कर ही चुके हैं लार का पीएच कितना होता है आपका 6.5 से 7.5 तक होता है, 6.5 से 7.5 तक होता है। अगर हम समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल का पीएच कितना होता है 8.5 यानी कि यह एकदम नमकीन होता है, प्रबल क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से आप इन सब चीजों को भी साथ साथ में याद रखेंगे, नोट करते जाएंगे। अगला कह रहा है कि एक परखनली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और परखनली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, किस परखनली में अधिक बुदबुदाहट होगी और क्यों? देखिए, जो प्रबल अम्ल होगा ना उसमें जल्दी से आयन आपस में क्या होंगे, उसके प्लस आयन अलग हो जाएंगे और माइनस आयन उसके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे जल्दी से फटाफट। तो जो प्रबल अम्ल होगा उसके आयन जल्दी 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 क्या होने लगेंगे, अलग होने लगेंगे, इसलिए उसमें बुदबुदाहट ज्यादा आने लगेगी। आइए देखिए उत्तर को पढ़ते हैं कि परखनली ए में बुदबुदाहट अधिक तेजी से होगी क्योंकि HCl एक शक्तिशाली यानी कि वही प्रबल अम्ल है तथा अधिक विघटित होता है, भी प्रबल अम्ल है इसलिए वह क्या होगा, अधिक विघटित तो होगा ही होगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 14 जो है आपका कह रहा है कि 3 परखनलियां लीजिए, इसमें से एक आश्वित जल और शेष में एक अम्ल और एक क्या होना चाहिए आपका क्षारीय विलयन होना चाहिए। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे? एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि आपका क्या है, यदि आपका अम्ल है, यदि आपका क्षार है तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को क्या बना देता है, नीला बना देता है। लाल लिटमस को क्या बना देता है, नीला बना देता है। लेकिन यही अगर अम्ल है तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल बना देता है। अब देखिए, अगर आपके पास अम्ल भी है और क्षार भी है और आपके पास लिटमस कैसा है, लाल है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए आप कि इस लिटमस को आप कहाँ डाल दीजिए, क्षार में, और जैसे ही क्षार में डालेंगे लिटमस का रंग हो जाएगा नीला। अब चूंकि लाल लिटमस अम्ल में डालेंगे तो कोई प्रभाव होगा नहीं, तो डालने का कोई मतलब है नहीं, तो लाल जब आप क्षार में डालेंगे तो वह आपका क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब नीला लिटमस आपका हो चुका है, नीले लिटमस को अब पुनः से आप किस में डाल दें, अम्ल में डाल दें, तो वह नीला लिटमस अम्ल उसको फिर से क्या बना देगा, लाल बना देगा। इस प्रकार से आपके अम्ल और क्षार दोनों का परीक्षण हो जाएगा। नीले लिटमस को क्षार में डालेंगे लाल बना देगा, सॉरी, लाल लिटमस को क्षार में डालेंगे नीला बना देगा और नीले लिटमस को अम्ल में डालेंगे लाल बना देगा। इस प्रकार से अम्ल और क्षार की पहचान हो जाएगी। और जल में अगर हम चाहे लाल लिटमस डाल दें, चाहे पीला, चाहे हरा, चाहे नीला, कुछ भी डाल दें, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। आप उत्तर को इसके पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहें अगर तो। अब आइए देखते हैं
प्रश्न संख्या 15 को कह रहा है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराने पर प्रायः कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण देकर समझाइए। आप इस गैस की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? उत्तर पढ़िए कि धातु के साथ एसिड यानी कि अम्ल की प्रतिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण के लिए जब जस्ता धातु तनु के साथ प्रतिक्रिया करता है, HCl हाइड्रोजन गैस क्या होता है? विकसित होता है। और नमक और जिंक का क्या बनता है? क्लोराइड बनता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लेंगे और इसका समीकरण भी आप चाहे तो दे सकते हैं कि जिंक आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। जिंक आपका सॉलिड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा है? एक्वस है। तो आपका बनेगा क्या? ZnCl2 यानी कि लवण बन जाएगा, आपका H2O बन जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। आपका H2O और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और इसका परीक्षण करने के लिए इससे हम क्या करेंगे? इसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे, तो मोमबत्ती जो जलती हुई मोमबत्ती रहेगी वह पॉप की ध्वनि करती हुई क्या करेगी? जलेगी। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 16 जो आपका है, कह रहा है कि टिकेश्वरी के खेत में खेत की मिट्टी का जो पीएच है कितना है? 4.2 है। धान की अच्छी फसल के लिए वह मिट्टी पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकती है? देखिए, किसी भी प्रकार की फसल के लिए जो मिट्टी का जो पीएच होना चाहिए कितना होना चाहिए? 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो टिकेश्वरी की खेत की मिट्टी है उसका पीएच कितना है? 4.2 है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अम्लीय मिट्टी है। अब अम्लीय मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए यानी 5 से अगर 8 के बीच में लाना है, उसको अच्छी पैदावार करना है, उसको क्षारीय बनाना है, तो उसमें उसको क्या करना पड़ेगा? क्षार मिलाना पड़ेगा। अब क्षार कहाँ से आएगा? उसको क्षार आएगा उसको खाद से। क्षार उसको कहाँ से आएगा? चूना से। क्षार उसको कहाँ से मिलेगा? राख से। तो वह अपने खेत में अगर खाद, चूना और अगर राख का उपयोग करती है तो उसके खेत की मिट्टी का पीएच क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, जिससे उसकी उपज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, यह जो आपका पीडीएफ बना हुआ है, इस पीडीएफ में बहुत सारी मेहनत लगी हुई है और इस वीडियो में भी बहुत मेहनत लगी हुई है, जो कि पूरी तरह से केवल व केवल आपके लिए बनाई गई है। तो बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत बिल्कुल है। आप अपने साथियों में शेयर इसको जरूर करें और इसी प्रकार की अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।